अनंत लंबाई के चालक तार द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये चित्र है, एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। बिंदु O से A दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से x दूरी पर मैंने एक अल्पांश AB लिया है जिसकी लंबाई dl है। इससे बिंदु P की दूरी है r। इससे बिंदु P की दूरी है r। P को मैंने फाई और डी फाई दो कोण बनाया। ए से लंब खींचा, AC लंब। अब ये जो क्वेश्चन होगा ये बायो-सेवर्ट के नियम से हल होगा। पिछले वीडियो में मैं बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ाया था। तो पहले अपन बायो-सेवर्ट का नियम लेते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से। अब हम देखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, चूंकि यह अल्पांश है AB तो तीव्रता भी छोटा होगा, इसलिए dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब जब हम फॉर्मूला निकाल लिए, अब इसमें हमें DL साइन थीटा की वैल्यू रखनी है। तो ACB एक ट्रायंगल लेंगे, ACB ये एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मैं साइन थीटा निकालूंगा। चूंकि साइन थीटा यहाँ पर थीटा है नहीं, कोण यहाँ पर है, इसलिए मैं इसे साइन थीटा ना निकालकर ये 180 माइनस थीटा निकालेंगे। साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब मतलब AC और कर्ण जो है AB। ठीक, ऐसे ही तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। AC की वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन AB की वैल्यू है DL। DL इधर आएगा तो AC इज इक्वल टू क्या बचेगा, DL साइन थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यही ट्रायंगल एक और बचा है ACP, इधर वाला ट्रायंगल ACP में। अगर ट्रायंगल ACP में मैं फिर से निकालूं, ये कौन सा एंगल है, D फाई। तो साइन D फाई, साइन D फाई इज इक्वल टू वही लंब बाई कर्ण। तो कर्ण क्या है, AP ये। अब साइन D फाई इज इक्वल टू AC की कोई वैल्यू नहीं है, AP की वैल्यू है R। अब R को यदि मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा R इंटू साइन D फाई। R इंटू साइन D फाई इज इक्वल टू बचेगा AC। यदि साइन D फाई बहुत ही छोटा हो, अल्पतम हो, साइन D फाई क्या हो, अल्पतम हो, तो उस कंडीशन पर हम क्या लिखते हैं, साइन D फाई को यदि मैं केवल D फाई मान लूं, लगभग ये केवल D फाई के बराबर होगा, तब क्या होगा, तब ये जो इक्वेशन लिखा है उससे हो जाएगा AC इज इक्वल टू R और साइन D फाई के बदले केवल लिखूंगा D फाई। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सेकंड से पहला पक्ष दोनों में AC है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। कहने का सीधा मतलब समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देते हैं। 2 और 3 से तुलना करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट साइड LHS इक्वल है इसलिए RHS इक्वल होगा। अब RHS कहाँ है, यहाँ DL साइन थीटा, यहाँ क्या है R D फाई, तो DL साइन थीटा की वैल्यू आ गई R D फाई। अब इस इक्वेशन को हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें DL साइन थीटा है, इसके बदले मैं रखूंगा R D फाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर मैं समीकरण 1 में मान रखता हूं तो मेरा समीकरण है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। यहाँ पर जो DL साइन थीटा था उस DL साइन थीटा के बदले में रखूंगा R D फाई। तो ये हो गया R इंटू D फाई डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये एक R से एक R कैंसिल हो गया, बचता क्या है मेरे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई D फाई अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर बना 4। अब इसमें 1/r की वैल्यू चाहिए, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1/r की वैल्यू। तो अब देखते हैं हमें कहाँ से मिलेगा, ट्रायंगल ले लेते हैं AOP या APO में, ट्रायंगल APO में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए R की वैल्यू, तो यहाँ पर R है यहाँ पर A, तो इन दोनों से हल करेंगे, इसको अपन बोलेंगे cos फाई।
cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos बराबर जैसे लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो cos का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, ओपी। आधार कौन है, ओपी। कर्ण कौन है, एपी। तो ओपी अपॉन एपी। अब ओपी अपॉन एपी की जब वैल्यू रखेंगे तो एपी की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, ओपी की वैल्यू है ए और एपी की वैल्यू है आर। यहाँ पर 1/r की वैल्यू निकाल लेते हैं, या इसको इधर जाने देते हैं और cos को इधर आने देते हैं। r इज इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई। ये r की वैल्यू मिली। अब इस r की वैल्यू में ये जो r की वैल्यू मिली, इस वैल्यू को मैं फिर से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में रखूँगा। देखते हैं, देखिए ये इक्वेशन नंबर 4, इसमें r की वैल्यू रखनी है a अपॉन कोस फाई। तो a अपॉन कोस फाई रखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई i, इसके बदले a बाय कोस फाई, बगल में है डी फाई। यदि मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i कोस फाई, बगल में है डी फाई डिवाइडेड बाई ए। ये मिला हमें इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये है dB अर्थात अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए पूरे, किसके लिए चाहिए, पूरे एक्स वाई के लिए। तो एक्स वाई के लिए निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको मान लेंगे फाई 1 और इस पूरे को मान लेंगे फाई 2। अब फाई 1 से लेकर फाई 2 तक यदि मैं समाकलन कर दूं तो पूरे एक्स वाई के लिए तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, आगे लिखते हैं। देखिए अब हम संपूर्ण तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब इसमें ज़्यादा हो जाएगी, पहले अल्पतम थी। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू कर रहा हूँ मैं, फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, लेकिन यह मूल बिंदु के निचले तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस डी फाई लिखूंगा और इसकी जो वैल्यू है वो है मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो dB की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, बगल में था cos फाई डी फाई। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए, ये कांस्टेंट है। जो चीज़ बच जाता है मैं उसको अंदर लिखूंगा, क्या है, cos फाई। अब मेरे को cos फाई का इंटीग्रेशन करना है। तो आप जानते होंगे कि cos फाई का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है साइन फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई। तो ये मैंने लिख दिया साइन फाई। अब चूंकि इंटीग्रेशन हो चुका है तो अपन अब लिमिट यूज करेंगे, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे यूज होगा देखते हैं। ये देखिए साइन, जो फाई दिख रहा है उस फाई के बदले अपर लिमिट है फाई 2 और उसी फाई के बदले लोअर लिमिट है फाई 1, लेकिन ये लोअर लिमिट किस में है, माइनस में है। तो हम माइनस फाई 1 रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे साइन माइनस फाई की फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे साइन माइनस थीटा की। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। मेरे पास लिखा है साइन माइनस फाई 1, तो ये माइनस फाई 1 क्या बन जाएगा, माइनस साइन फाई 1। तो माइनस वो हो जाएगा और एक माइनस ये पहले से है, इस प्रकार ये हो जाएगा प्लस साइन फाई 1। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा जो इक्वेशन आया है b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, इक्वेशन नंबर 6 बना। यही हमारा आंसर है। लेकिन विशेष स्थितियां यहाँ पर ली जाती है। यदि हम विशेष स्थिति में चाहे फाई 1 हो या फाई 2, यदि दोनों की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देते हैं अर्थात पाई बाई 2 पुट कर देते हैं, उस कंडीशन पर क्या होगा, b की वैल्यू अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू। आइए देखते हैं आगे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई ए, और यहाँ पर मैंने बोला साइन फाई 2 की वैल्यू भी पाई बाई 2 रखनी है और फाई 1 की वैल्यू भी पाई बाई 2 रखनी है। पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, और जो पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो भी है हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आई थिंक साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो 1 और 1 मिल करके 2 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और 1 और 1
2, इस प्रकार 2I/a। तो ये जो b की वैल्यू आई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू, ये आ गया μ0/4π × 2I/a। ये बना इक्वेशन नंबर 7 और यही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसके कारण? अनंत लंबाई के कारण या अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन है, जिसे बायो-सेवर्ट के नियम से किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।